यशवंत जी, मेरा सवाल है कि आप जिस तरह से लगातार नब्ज़ टटोलते रहते हैं, दो तीन मुद्दे हैं। एक तो जैसे राम मंदिर है, जो कि बीजेपी इस पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही थी कि इसको चुनावी फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा एक है फ्रीबीज़, जिसमें 5 किलो राशन और ये सारी चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ हमने देखा है कि उसका नतीजा भी मतलब बीजेपी को उसका फ़ायदा भी हुआ है। तो क्या इस चुनाव में मोदी की अपनी एक इमेज तो है, उनका अपना एक ऑरा है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो एंटी इनकम्बेंसी की एक काट के तरह से बीजेपी सामने रख रही है, तो क्या वाकई इस चुनाव में ये सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं? मंजरी, देखिए, सैचुरेशन पॉइंट पे टर्नआउट मैनेजमेंट ये अपने आप में एक कला है, ठीक है ना। बीजेपी इस मामले में भाग्यशाली है कि उसकी जो मातृ संस्था है वो उसमें उनकी मदद बहुत करती है। इस मामले में कांग्रेस का दुर्भाग्य कि उनकी मातृ संस्थाएं उतनी ज़्यादा अब सशक्त नहीं रहीं। सीपीएम की भी हुआ करती थी उतनी, जितना जब से मैंने पॉलिटिक्स समझी है तब से सीपीएम और आरएसएस इन दोनों का कार्डर बेस्ड ही हम पॉलिटिकल मूवमेंट देखते थे। अभी मुझे लगता है कि लोकल इनकम्बेंसीज के अलावा जो मंदिर मूवमेंट या मंदिर के पक्ष में या विरोध वाली जो राजनीति है, ये दोनों लोगों के लिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि शायद अब उतनी उपयोगी नहीं है। कारण ये है, जो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, ये दोनों, आपने अगर बैंक में एफडी कराई है मंजरी जी, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में डील करती हैं तभी भी आप दिन में 4 बार खोल के देखेंगी रेट क्या हुआ। अगर आपने 5 साल एफडी करा दी है तो आप हर सवेरे रोज उठ के अपना एफडी का डॉक्यूमेंट खोल के तो चेक नहीं करती ना। तो जब इस मुद्दे पे दोनों लोग मतलब राजनीति करते हैं, जो बीजेपी पे भी लागू होता है कि अगर आप रोज रोज उसी पे राजनीति कर रहे हैं तो भाई एफडी रोज सवेरे खोल के क्यों देख रहे हैं। उसका जो वोट आपको पढ़ना है वो पड़ेगा और जो नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। और उसका काउंटर मैं विपक्षी पार्टियों को भी देखता हूं कि उनकी जो अल्पसंख्यक वाली राजनीति है वो भी उनकी एफडी है, उसको रोज खोल के क्यों देखते हो भाई, करने की जरूरत क्या है, मतलब उस तरीके से। तो मुद्दों में मुझे लगता है कि चूंकि अभी शिलान्यास हुआ है, उस शिलान्यास का उतना इम्पैक्ट होगा कि उनका जो कोर वोटर है वो एक राउंड उत्साह में बाहर आए, जिसके अंदर अदरवाइज फैटीग आने लगता है कि भाई हो गया 10 साल या जो भी है, या राम मंदिर हो गया, अरे भाई हमारा तो काम हो गया, अब हमको तो इसी के लिए था, या 370 अब तो हमारा काम हो गया, अब क्या है, तो अभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक बाकी है, या जो भी आप उस तरीके से सोचना चाहें। तो उस टायर्ड फैटीग वोटर को बदलना, जैसे आपको मध्य प्रदेश याद होगा, मध्य प्रदेश में हमारे ट्रैकर में लगातार कांग्रेस आगे दिख रही थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो मैंने 98 में मेरा गलत हुआ था जब दिग्विजय सिंह दोबारा जीत गए थे, लेकिन उनके जीत का कारण वो पेपर बैलेट था। वो मैं कभी आप पेपर लिखा मैंने उसके ऊपर कि क्या उसके 36 सीटें ऐसी थी जहाँ पे उनकी जीत का मार्जिन इनवैलिड वोट से कम था, वो मैनेजमेंट था। लेकिन अभी वाले ट्रैकर में जब फैटीग हमें दिख रहा था, लोग शिवराज सिंह चौहान से गुस्सा नहीं है, ऊब। अब ऊब का सेंटिमेंट नाराजगी का सेंटिमेंट नहीं होता, लेकिन ऊब का सेंटिमेंट बड़ी दोहरी तलवार होती है कि ऊबने से लोग घर बैठते हैं, और घर बैठेंगे तो आपका रिलेटिव टर्नआउट कम होगा, रिलेटिव टर्नआउट कम होगा तो मार्जिनल सीट्स जितनी हैं वो आपकी खिसकने लगेंगी। तो ये स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बड़ा गंभीर साइन होता है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इन लोगों ने केवल और केवल संगठन के सामर्थ्य पे जीता और कुछ नहीं था उसमें। इन्होंने ताकत नहीं प्राण झोंक दिए कि हमारा 10 में से 9 आदमी निकले, और कांग्रेस इसी में चूकी कि उनका 10 में से केवल 6 बाहर निकला। उसके तमाम आपने कांग्रेस कवर किया, मतलब कमलनाथ जी ने पैसे नहीं बांटे, हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो एक हमारी हैं रिसर्चर, उन्होंने बड़ी बढ़िया वन लाइनर दी मुझे कि सर यहाँ पे बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, अब इस वन लाइन में पूरे मध्य प्रदेश का सार था। ठीक है, तो जो आप जिस ओर आप इशारा कर रही हैं वो दरअसल संगठन को फाइन ट्यून, क्लिक, एनर्जाइज करने के लिए ये सारे मुद्दे लगते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट अंत में आपका गवर्नेंस,
लाभार्थी योजना, लाभार्थी योजनाओं का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। लाभार्थी योजनाओं को लोग दरअसल ये वन टाइम कार्ड होते हैं। मैं अब बताऊं आपको, 91 में हमारी इकॉनमी खुली, तब से मेरा अपना मानना ये है कि अब करीब करीब हर तीसरा वोटर ऐसा है जो पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का वोटर है, और वो कंज्यूमरिस्ट अप्रोच का वोटर है। ठीक है ना। कंज्यूमरिस्ट अप्रोच के वोटर में क्या होता है, एक बार कोई चीज़ कंज्यूम की, उसको दूसरी बार कुछ और चाहिए, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है ये तो आप दे ही रहे हो, तो सेम चेक को आप 2 बार एनकैश नहीं कर सकते। पिछले प्री इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जनरेशन में ऑपरेशन बर्गा करके सीपीएम 30 साल रह गई, क्योंकि जमीन बांटी थी। जमीन बांटी तो बेटा, बेटे का बेटा, 3 जनरेशन तक कि उसका उन्होंने चेक एंड कैश किया कि हमने। यहाँ इंटरप्ट हम करेंगे आपको कि क्योंकि हम लोग इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आपसे मेरी एक बार बात हो रही थी जी, तो आपने कहा था बीजेपी, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट दिया था आपने कि बीजेपी अपना एफडी एक बार में एक ही तोड़ती है जी, और कई बार एफडी आप खर्च करते हैं और किसी खर्च को जुटाते हुए कई बार खर्च कम पड़ जाता है तो एफडी से। तो आप एकदम डाटा के सेंस में बताइए। और इसमें एक 19 में आपने कहा था वो एफडी था पुलवामा, इस बार इनका एफडी था राम मंदिर। इस दोनों में फ़र्क बताइए कि पुलवामा के एफडी की एक्सटेंट कितनी थी और राम मंदिर की एफडी की एक्सटेंट अभी कितनी लग रही है, दोनों का इम्पैक्ट ज़मीन पे डाटा के रूप में। अच्छा, इसी से जुड़ा मैं एक पूछूंगी, आप साथ में दे सकते हैं। एफडी की जो है बात की, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने एक एफडी नहीं, कई छोटी छोटी एफडी तोड़वाई हैं। तो इससे एक माहौल ये भी बन रहा है कि बीजेपी वाकई में जीत रही है, भले हम बात करें 370 पार या 400 पार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे डेस्परेट लग रही है कि सारे मुद्दे ले आए। राम मंदिर मुद्दा था, पहले ये कहा गया कि राम मंदिर पे निकल जाएगी, उसके बाद सीए हो गया, ये मुद्दा भी उनका आ गया। अमित शाह जी जाते हैं जम्मू कश्मीर में, वो आफ्सा की वहाँ बात करते हैं तो वो मुद्दा आ गया। कच्छा का मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के फिर राष्ट्रवाद भी आ गया। तो इतनी सारी एफडी एक साथ क्यों, क्या ये डेस्परेशन है? और इसमें यशवंत जी एक सवाल मेरा भी और ऐड हो जाएगा कि जिस तरह से बीजेपी अगर इतनी कॉन्फिडेंट है कि आप जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि एफडी तोड़वा रही है, तो वो जो दूसरी इस बार आप देख रहे हैं कि चुनाव पहले चरण से पहले भी अभी तक रोजाना कोई ना कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है और कांग्रेस में कर रहा है। कल तो आम आदमी पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी में थोड़ा सा डर भी है इस बार कि कहीं 2004 इंडिया शाइनिंग वाली हालत ना हो जाए? बस जो आपने जहाँ पे बात ख़त्म की है, मसला वही है। दूध का जला जो है छाछ भी फूंक के पीता है। इन लोगों को 2004 का दंश जो है वो अभी तक रह रह के सहराता है और कुछ नहीं है। और 2004 का एक बहुत अहम मसला जो था वो टर्नआउट था, क्योंकि 2004 में रिज़ल्ट बड़े विचित्र थे। देखिए, मीडिया में ओवर सिंप्लीफिकेशन में हम लोग ने एक बात सबने चला दी, इंडिया शाइनिंग फेल हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी कि 2004 में पहली बार 50 साल में बीजेपी ने ग्रामीण भारत की अधिकांश सीटें जीती थी, मेजॉरिटी ऑफ द रूरल सीट्स। और बीजेपी का जो गढ़ था अर्बन इंडिया, बीजेपी वहाँ हार गई थी। और हारने का मुख्य कारण ये था कि 18% टर्नआउट ड्रॉप हो गया था अर्बन इंडिया में ऑन एन एवरेज। तो मुझे लगता है कि ये लोग उस एक बात से घबराए हैं कि टर्नआउट, लोग घर ना बैठ जाएं। अब घर ना बैठ जाएं वाले अंदाज में क्या है कि भाई हम ये नहीं खाएंगे, आज हमारा मूड नहीं है। नरेंद्र जी बोलें कि हम बिस्किट नहीं खाएंगे, बिस्किट की थाली सामने रखी प्लेट, ठीक है। विनय जी बोले हम चिप्स नहीं खाएंगे, रखी है। पूनम जी कुछ और कह सकती है, मंजरी जी कुछ और कह सकती हैं, आप कुछ और कह सकते हैं। तो अब स्थिति ये है कि इन्होंने मारवाड़ी थाली सजा दी है, सारी कटोरी रख दी है कि भाई कुछ तो पसंद आएगा ना थाली में, जो पसंद आ रहा है वो कटोरी उठा के खा लो, बाकी छोड़ दो, लेकिन खाओ, क्योंकि अगर खाओगे नहीं तो दिक्कत होगी हमको, घर मत बैठना। तो ये दरअसल वो फास्ट फूड से मारवाड़ी थाली की ओर जाने की कवायद है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा, जिसको भी या कह लें वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है क्या इन्फेक्शन है, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो तो सभी में कुछ तो चलेगा ना कहीं। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, बेसिकली ये हेजिंग है। मैं इसको नर्वसनेस नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि नर्वसनेस शायद नहीं है, क्योंकि नर्वसनेस अगर होती शायद शुरुआत में जब इंडिया अलायंस के बनने की कवायद बड़ी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से इंडियन अलायंस जो है वो मेल्ट डाउन हुआ अपने ही वज़न में,
उससे रहा सा नर्वसन किसी को भी नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ चली नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जब इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, अपनी बात भी हुई कि इसको 67 और 77 और 89 के मुंह उससे जोड़ रहे हैं, बात हो रही है ना, इमरजेंसी लग गई है, ये हो गया है, और ये देखिए 67 हो चाहे 77 हो चाहे 89 हो, उसमें पहली शर्त क्या थी, केंद्र के खिलाफ हवा थी, प्रधानमंत्री से नाराजगी की हवा थी, इंदिरा जी से इमरजेंसी की नाराजगी की हवा थी, राजीव जी से बोफोर्स के मसले पे नाराजगी की हवा थी, और फिर उसके बाद में विपक्ष एकत्र हुआ, 77 में जेल के अंदर से हुआ, 89 में जेल के बाहर भी हुआ, लेकिन जो विपक्ष के नेता थे उस समय की याद कीजिए, सारे नेताओं की क्रेडिबिलिटी और ब्रांड इक्विटी बहुत ऊपर थी, कम से कम अपने क्षेत्र में तो बहुत थी, पैन इंडिया नहीं था, ये मैं मान सकता हूँ कि उनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को आगे कर सके, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में उनकी ब्रांड इक्विटी, उनकी इज्जत, बेदाग छवि थी, किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक छींटा तक नहीं था उस समय के नेताओं में, और वो उस पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करने में कामयाब रहे कि लोग जब ये बोलें कि कौन आदमी है, आदमी नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम चोर तो नहीं है ये लोग ठीक हैं, बंदे तो ठीक हैं, जेल में 77 में एक सिंपैथी का जो उनके साथ में था जेल जाने का, 77 का जेल जाना और आज का जेल जाना नरेंद्र बहुत अंतर है। आज की तारीख में अब हमारे अगर आप MOTN इंडिया टुडे के लिए जो हम लोग करते हैं उसमें आप देखें तो पिछले 2.5 साल से ये सेंटीमेंट परमानेंट आ रहा है कि ईडी का और इनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी संख्या में 2/3 तक लोग बोलते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग होना ये एक्नॉलेज करना और जिनको अंदर किया जा रहा है उनके साथ में सिंपैथी होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। अब दुरुपयोग हो रहा है, चाहे अंदर क्यों किया, ये एक हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि करप्शन के मसले पे लालू यादव जी बोलेंगे और पब्लिक उसको सुन लेगी तो ये होने वाला नहीं। ये लालू यादव जी 77 वाले लालू यादव नहीं हैं जिनकी पब्लिक इमेज बेदाग उस तरीके की है कि कभी पावर में नहीं रहे, अनकरप्टेबल हैं, इस तरीके से हम करें और आगे बढ़ें।